हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन्हें फ़िज़िक्स कुछ ज़्यादा ही वीक लगती है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ते जा रहे हैं फ़िज़िक्स, मतलब पूरी मेहनत से पढ़ रहे हैं, लेकिन 140 या फिर 150 प्लस उनके टच ही नहीं हो पा रहे हैं अभी तक मॉक टेस्ट में, चाहे वो जितनी भी मेहनत कर लें। मतलब एक तरीके के वो यूट्यूब पे प्लानर वीडियोस देखते हैं, फिर दूसरे यूट्यूबर के प्लानर वीडियोस देखते हैं, ऐसे 10 तरीके के प्लानर वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन फॉलो एक भी नहीं हो पा रहा है और वर्क कुछ भी नहीं कर पा रहा है। देखो, ऐसा कुछ मैं इस वीडियो में नहीं करने जा रहा हूँ स्पेसिफिकली। ये वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज़ पे डेडिकेटेड रहेगा कि तुम्हें ये एक रास्ता दिखाएगा। अगर तुम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो, किसी गलत सीक्वेंस में तुम फिजिक्स को अप्रोच कर रहे हो, ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा था अपनी प्रिपरेशन के दौरान। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा सोचता था, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट भी करता था कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकती है। तो ऐसे 5-6 चीज़ें मैंने भी ट्राई करी थी, लेकिन उनमें से जो ये सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स थे, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए इफेक्टिव थे। देखो, बेसिकली होने क्या वाला है कि तुमको भी पता है तुम्हारे फिजिक्स में अराउंड 30 चैप्टर्स है, मतलब 27 चैप्टर्स अराउंड है। उनमें से कुछ विद इन 15 चैप्टर्स, अराउंड 12 to 13 चैप्टर्स मैं ऐसे बताऊंगा जिन्हें तुम अगर कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे लिए 150 प्लस स्कोर करना फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और ये क्यों हो जाएगा, इस वीडियो में तुम्हें आराम से पता लास्ट में खुद भी ये पता चलेगा कि हाँ, एटलीस्ट अगर ये कंप्लीट हो गया और इस सीक्वेंस में ये चैप्टर्स अगर कंप्लीट हो गए विद इन दिसंबर या फिर दिसंबर से पहले, और पॉसिबल है, बिल्कुल अच्छे से पॉसिबल है कि विद इन दिसंबर या फिर उससे पहले तुम ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। और अगर तुम इसे कंप्लीट कर पाए विद इन दिसंबर, तो समझ लो तुम्हारे नीट में 150 प्लस से तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं, 170 भी आ सकते हैं, फुल भी आ सकते हैं अगर अच्छे से प्रिपरेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ लोग कहेंगे कि आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ वर्क ही करेगी हमारे लिए। तो देखो, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा कि मेरे विद इन 2 मंथ्स में उससे पहले 550 बिलो आते थे मेरे मार्क्स, और ये सारी टेक्निक्स फॉलो करने के बाद मेरे 630 और 650 660 तक मार्क्स जाने लगे थे। तो मैं ऐसे हवा में कुछ बात नहीं करूँगा, मेरे पास जो बात मैं बोल रहा हूँ उसका मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ भी है। आई एम श्योर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर तुम इस सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को फॉलो करोगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बोला, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है ये वीडियो वीक स्टूडेंट्स के लिए। अब एटलीस्ट तुम 150 प्लस कैसे ला सकते हो, ईजी वे मैं बता रहा हूँ। देखो, चैप्टर्स तो कंप्लीट करना तुम्हें पड़ेगा ही, लेकिन ये सबसे इजी वे है। अगर इस चैप्टर के सीक्वेंस में जाओगे तो तुम्हें लास्ट में ऐसा बिल्कुल स्ट्रेस नहीं फील होगा कि हाँ यार ये बचा है, ये बचा है। अपनी प्रिपरेशन के दौरान तुमने कुछ ऐसे चैप्टर्स बीच में ऐसे छोड़ दिए लास्ट के लिए, और लास्ट में तुम्हें ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसे स्टार्टिंग में कर लेता तभी सही था, अब तो मेरे से ये चैप्टर हो ही नहीं पा रहा है। तो कौन से ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड भी होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। और बीच बीच में तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आएंगी, उसे भी मैं नोट पॉइंट में लिखता हुआ बताता जाऊँगा। अराउंड 27 चैप्टर्स है तुम्हारे इस फिजिक्स में, एटलीस्ट 650 प्लस, या फिर अगर इसे अच्छे से फॉलो करे तो 680 प्लस भी जा सकता है तुम्हारे स्कोर। 680 प्लस मार्क्स को किस तरीके डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, देखो, फिजिक्स में एटलीस्ट अगर तुम्हारी बहुत वीक है तो 150 प्लस अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो आई एम श्योर तुम इतना ला पाओगे, इससे अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। और बाकी केमिस्ट्री में अगर तुम्हें केमिस्ट्री इजी लगती है तो तुम केमिस्ट्री पढ़ो और एटलीस्ट 170 प्लस या फिर 170 लाने की कोशिश करो। और बायोलॉजी तो अगर तुम पूरा एनसीईआरटी रट डालोगे और उसे अच्छे से समझ लोगे तो 350 ला सकते हो। ये तुम्हारा एक सेफ जोन डिफाइन हो गया जो तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। अब देखो, पॉइंट ए पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, फॉलो द प्रोसेस। मैं जिस सीक्वेंस में जो चीज़ तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में फॉलो करना। देखो, ये चीज़ यूनिवर्सल है और तुम अगर इसी सीक्वेंस में फॉलो करोगे तभी सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इधर उधर जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब देखो, रीज़न क्या है ये सब बोलने का, कि एट लास्ट यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर सिलेक्शन ना। तो ये सब चीज़ें तुम्हें खुद से ही करनी पड़ेगी, खुद से समझनी पड़ेंगी। तो वही सब चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, फिजिक्स में एटलीस्ट 30 चैप्टर्स, और सीक्वेंस जो होता है वो टफ से मैं स्टार्ट करूंगा और मोस्ट स्कोरिंग रहेंगे वो चैप्टर्स। फिर उसके बाद मैं इजी वाले चैप्टर्स पे भी जाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारा और ज़्यादा फिजिक्स में बूस्टअप हो सकता है मार्क्स। फिर देखो, हम लोग सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं कि ये सीक्वेंस और प्लानर फॉलो करने से तुम्हारे साथ होगा क्या, कि तुम लास्ट टाइम में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, लास्ट टाइम में मैं फिज़िक्स पूरी रिवाइज कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है कि बिल्कुल ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फिज़िक्स अब कहाँ से पढ़ूँ, मेरे दिमाग से सारा चीज़ उड़ने लगा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा, और तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से हेल्प भी करेगी, तुम्हारा सिलेबस अर्ली कंप्लीट हो अगर इस सीक्वेंस में चले।
और बिफोर जनवरी अगर तुम सिंसियरली इसे फॉलो करते हो तो हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस, ठीक है। अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जम करते हैं कि चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए जिससे तुम उन 1% बच्चों में पहुंच जाओ जहां पर सिलेक्शन होता है। और देखो ये चैप्टर्स टफ से इजी की तरफ जाएंगे, ठीक है। टफ वालों को अंडरस्टैंड भी तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा, उन्हें मस्ट है करना। देखो सबसे स्टार्टिंग पे चलते हैं, जो मोस्ट बेसिक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट किन किन चैप्टर्स से रिलेटेड है? पहला तो ग्रेविटेशन हो गया और मैग्नेटिज्म, और इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं जो बाकी चैप्टर से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिवली रिलेटेड ज़रूर रहते हैं। तो ग्रेविटेशन तो बहुत अच्छे से रिलेटेड है और मैग्नेटिज्म भी रिलेटेड है। और इसका तो मल्टीपल रिवीजन करना, कि जैसे तुम फिजिक्स अगर स्टार्ट भी करते हो तो बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ना पड़ता है, वैसे ही 12th की फिजिक्स जब स्टार्ट करते हो तो जो इलेक्ट्रोस्टैट वाला चैप्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, इसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, 12th की फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि पहले लेक्चर्स देखो, अच्छे से समझो, फिर उसके बाद नोट्स अपनी अच्छे से बना लो लेक्चर्स देख देख करके, मॉड्यूल्स डीपीपी कर लो जल्दी से, और एक रिवीजन करो। रिवीजन तो इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन करने के बाद जैसे ही तुमने शॉर्ट नोट्स बनाई, शॉर्ट नोट जैसे ही तुम्हारी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे तुम्हारी हो गई फाइनल फिनिशिंग। और ये फाइनल फिनिशिंग जिस दिन तुम कर लोगे उस दिन तुम्हें ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ अब ये चैप्टर जो है मेरे दिमाग में रिटेन। तो कैसे शॉर्ट नोट्स अच्छी बनाए, इस पे तो मैंने प्रीवियस वीडियो अभी डाला था, तुम लोग देख सकते हो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है कि शॉर्ट नोट्स, एक परफेक्ट शॉर्ट नोट्स कैसी बनानी चाहिए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स का तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है तुम्हारी इस प्रिपरेशन में। लास्ट टाइम में तुम्हें पूरा पूरा सब्जेक्ट एक एक दो दो दिन में रिवाइज करना होता है, तो तुम्हें ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि एक शॉर्ट नोट्स अच्छी, जिसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो तुम ज़्यादा वॉलेटिलाइज कर रहा है तुम्हारे दिमाग से, उन सबको इंक्लूड करो। तो वो वीडियो तुम लोग देख सकते हो। बाकी देखो सेकंड चैप्टर पे अगर हम लोग बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट हाईली लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं नीट में। मतलब मैंने भी नीट के पीवाईक्यूज जितने भी सॉल्व करे हैं, अगर उन्हें कोई टफ क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो ऐसे ही कुछ जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इसमें से वो लोग टफ क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये वाला बहुत अच्छे से करना और इसके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि गुड लेवल ऑफ या फिर अप लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट आ जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त कि तुम फिज़िक्स की एनसीईआरटी रीड करो, पूरे पूरे चैप्टर्स अभी से ही रीड करने लगो, ऐसी कोई नीड नहीं है अभी। सबसे पहले तुम्हारा मेन एम ये होना चाहिए कि ये सारे सीक्वेंस में जो भी चैप्टर्स लिखे हैं इन्हें तुम ख़त्म कर लो, एक अच्छी नोट्स बनाओ और अच्छा रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचे तब उसके बाद फिज़िक्स की एनसीईआरटी तुम पढ़ सकते हो। लेकिन अगर बीच में ही तुम ऐसा सोचने लगे कि मैं ये भी ख़त्म कर लूँगा, ये भी ख़त्म कर लूँगा, तो भूल जाओ। मार्च तक तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, फिर उस समय तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा कि यार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को अब हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ये बैकलॉग बच गया, वो बैकलॉग बच गया, जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ थी वो हो ही नहीं पा रही है। फिजिक्स की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के चक्कर में मैं अपना सिलेबस जल्दी नहीं खत्म कर पाया और मेरे पास अब रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो देखो ये बात ध्यान रखना, जो बच्चे अगर गलती करे तो ये चीज़ तो पक्का तुम्हारे साथ होगी ज़रूर। इसीलिए मैं पहले से ही ये सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के हॉस्टल के दोस्त हैं जिनके साथ ये लास्ट मंथ्स में हुआ था, ठीक है। तो फॉलो द सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ। फिर थर्ड नंबर पे आता है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में और इजी लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तुम पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, अगर तुम्हें फार्मूला भी डायरेक्ट याद है तो तुमसे वो क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर इसे अच्छे से कर लोगे तो अब की साल का क्योंकि पता नहीं है, अब की साल तो पक्का थोड़े से टफ क्वेश्चन तो आएंगे, तो इसे तुम ज़रूर कर लेना। इसमें से टफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है अब की बार की। और ये रिलेटेड किस चैप्टर से है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री, इससे ये रिलेटेड चैप्टर है। और बाकी देखो फोर्थ नंबर पे आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म तो मुझे 12th क्लास का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता था और ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा बाकी चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो, इससे भी ये रिलेटेड है। ईएमआई हो गया, एसी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, और भी बाकी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिवली ये रिलेटेड ज़रूर है। और इसका मतलब चैप्टर का सीक्वेंस क्या रहता है कि 60% ये स्टार्टिंग में इजी चलता है, फिर उसके बाद का जो 40% है ये कुछ ज़्यादा ही टफ लगने लगता है कुछ लोगों को। फिर उसके बाद आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है जैसा कि मैंने बोला। और कभी कभी जैसे कि इस बार भी हुआ था, एक काइंड ऑफ थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया था नीट में, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से भी एक टफ क्वेश्चन आ सकता है। अब फिर से एक नोट पॉइंट आ गया कि मोर वेटेज ऑफ 12th क्लास का होता है।
ये तो हर साल की कहानी है कि 12th क्लास का मोर वेटेज होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि 12th क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। अब ये 11th का टॉपिक आ गया। अब देखो सबसे मेन बात ये रहती है रोटेशनल मोशन में कि रोटेशनल मोशन अगर तुम्हें समझना है ना तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ो। कुछ लोग मेरे से डाउट पूछ रहे थे कि भैया रोटेशनल मोशन समझ में नहीं आ रहा है। रोटेशनल मोशन इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि तुमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट नहीं किया और डायरेक्ट रोटेशन पे तुम जंप कर गए। जैसा कि मैं बता दूं, सर्कुलर मोशन काफ़ी इजी चैप्टर है। जैसे ही तुम इसे कंप्लीट करोगे, रोटेशनल मोशन थोड़ा कठिन चैप्टर है लेकिन उसका लास्ट का पार्ट थोड़ा कठिन है, स्टार्टिंग का बिल्कुल नहीं कठिन है। तो अगर तुम इस सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो तुम्हें बिल्कुल आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर का सीक्वेंस जो है टफनेस में 50% ईजी रहता है और 50% टफ रहता है। और देखो शॉर्ट नोट्स जितनी जल्द से जल्द हो सके शॉर्ट नोट्स बना लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और थर्ड पॉइंट पे ये बात लिखी है कि इसके बेसिक फार्मूलाज रट लेना, लेकिन सारे फार्मूलाज मत रटना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस चैप्टर में ज़्यादा रखना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी ना तो तुम इसके सारे क्वेश्चन बना लोगे। क्योंकि नीट में भी मैंने देखा फार्मूला, बेसिक फार्मूला अगर तुम्हें आता है तो तुम अपने कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अगर सीख रखे हो तो बहुत ईजिली इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स आता है। रे ऑप्टिक्स भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये टफ भी है। इसका स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा इजी है, नहीं तो बाकी सारा इसका टफ ही है। और इसके लिए तो मैं ये बात कहूँगा कि इसके तुम्हें फॉर्मूलेस तो रट के रखने ही हैं। इसमें रटना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज का। फिर उसके बाद एक नोट पॉइंट पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा एक प्रो टिप होगी कि अगर तुम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हो ना तो वेव ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स तो कम यूज़ होती है लेकिन उसमें एसएचएम और ऑसिलेशन ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरा तो इसमें यही कहना रहेगा तुम लोगों के लिए कि पहले एसएचएम ख़त्म कर लो और ऑसिलेशन ख़त्म कर लो। वेव ऑप्टिक्स बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। वेव ऑप्टिक्स का लास्ट वाला पार्ट जैसे कि वाईडीएससी हो गया और पोलराइजेशन हो गया, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो इसे तुम समझ सकते हो बहुत आराम से अगर कोई अच्छे टीचर तुम्हें समझा रहे हैं। और बाकी एसएचएम और ऑसिलेशन अगर तुम कर लोगे ना तो स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्मूथली ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 7th चैप्टर पे आते हैं अपने, जो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर तो अब तो इजी, उसका लास्ट वाला टफ वाला पार्ट जो कि ट्रांजिस्टर था वो हट चुका है। और बाकी इसमें मैं कह सकता हूँ कि तुम एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर तुम एनसीईआरटी एक बार पढ़ लोगे तो काइंड ऑफ अ बायो की तरीके उसे एक बार याद भी कर लेना। और सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ते पढ़ते भी गेट वाला चैप्टर ख़त्म ही कर लेना। 2 लेक्चर का होता है, ज़्यादा नहीं। और अगर इसके साथ ख़त्म कर लोगे तो मतलब काइंड ऑफ ईजी रहता है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 11th का चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ये तो तुम्हें इसका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फार्मूला रटा होना चाहिए। नीट में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब अगर नीट में किसी भी बच्चे को क्वेश्चन गलत करवाना है ना तो वो लोग पक्का थर्मोडायनेमिक्स से एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर बना सकते हैं क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं कि उससे कोई भी एक ऐसा टफ क्वेश्चन वो लोग मतलब डाल से बच्चा उसे सॉल्व ना कर पाए। तो इसके अब की बार के तो बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस रखना ज़रूर, और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत अच्छे से करना, हर कॉन्सेप्ट समझ लेना जैसा कि मैंने बोला, और फार्मूला तो एकदम अच्छे से रट डालना। ऐसे एग्जाम में होना नहीं चाहिए कि हाँ मुझे फार्मूला भी याद करने में स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि अगर इससे कठिन क्वेश्चन आया तो फार्मूला तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए। फिर तुम बाकी समय अपना उस कॉन्सेप्ट को सोचने में लगाओगे कि इसमें कैसे अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है, बस इतनी चीज़ें तुम कर लोगे ना, और ये चीज़ें जैसा कि मैंने इतने चैप्टर्स बताए ये तुम आराम दिसंबर से पहले भी ख़त्म कर सकते हो, और बिल्कुल कर सकते हो। और अगर तुम ये कर लिए ना, इतना तो पक्का है कि तुम नीट एग्जाम में 150 प्लस आराम से ला पाओगे। सिर्फ और सिर्फ ये सीक्वेंस ज़रूर फॉलो कर लेना। आई एम श्योर, मैं ये तुमको गारंटी दे सकता हूँ। ये पर्सनली मैंने भी फॉलो किया था, और ये चीज़ फॉलो करने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर लिया था, और ये सारे चैप्टर्स तो मैंने नवंबर से पहले खत्म कर लिए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा था कि कौन सा सीक्वेंस ऐसा चैप्टर्स का रखना चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट भी प्रिपेयर करी थी इन सारे चैप्टर्स की। मेरे मतलब वॉल पे वो चीज़ चिपकी हुई थी, तो मैं उन सारे चैप्टर्स को एक बार देखता था कि हाँ आज ये वाला ख़त्म करूँगा, ये वाला ख़त्म करूँगा, या फिर अगर कोई चैप्टर बीच में छूट रहा है तो उसे भी देख लेता था। तो बार बार मुझे याद आता जाता कि हाँ ये वाले चैप्टर्स तो ख़त्म करने ही करने हैं बिफोर नवंबर, चाहे जो हो जाए। तो देखो मैं तुम लोगों के लिए ये टारगेट भी सेट कर रहा हूँ, तुम लोग अपनी तरफ से, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, बिफोर नवंबर नहीं लेकिन अप टू लास्ट नवंबर तक या फिर अर्ली दिसंबर तक ये सारे चैप्टर्स ख़त्म ज़रूर कर लेना। अगर तुम लोगों को इन सारे चैप्टर्स का काइंड ऑफ अ वीकली प्लानर चाहिए तो तुम लोग मुझे डीएम कर लेना। बाकी आई एम श्योर कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पहले से देख चुके होगे प्लानर पे, तो मैं उस पर वैसे सोच नहीं रहा था, लेकिन अगर तुम लोग कमेंट्स में तो तुम लोगों को मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लानर बना करके दे दूंगा वीडियो में, जो तुम लोग प्रैक्टिकली फॉलो कर पाओ। लेकिन उसके लिए तुम लोग कमेंट ज़रूर कर देना अगर तुम लोगों को चाहिए हो तो।
ठीक है। अप टू नवंबर, जैसा कि ये तुम्हारा टारगेट सेट हो गया कि अप टू नवंबर तक तुम्हें ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और बाकी तुम लोगों को अगर शॉर्ट नोट्स का रेफरेंस चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम पे शॉर्ट नोट्स अपनी सारी अपलोड कर, चाहो तो तुम लोग मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट अपनी शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और जब तुम लोगों की ये सारे चैप्टर्स अप टू नवंबर हो जाएं तो फिर उसके बाद तुम लोग इजी वाले चैप्टर्स के साथ जा सकते हो, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन हो गया। ये सब तो वैसे भी तुम लोग पढ़ चुके होगे। बाकी एनएलएम, फ्रिक्शन या फिर कोई और चैप्टर्स जो बच रहे हैं उन सबको कंप्लीट कर लो और जनवरी तक पूरा तुम लोगों का ऐसे बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। बाकी देखो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है कि उस 1% पे आ पाओ। बाकी मैंने तुम लोगों को सीक्वेंस सिखा दिया, अगर इस सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा। और अगर तुम लोगों को, जैसा कि मैंने बोला, कि कोई सिस्टमैटिक प्लानर चाहिए जो मैंने अभी इस सीक्वेंस को बताया इसके रिगार्डिंग, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट डाउन जरूर कर देना। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा जो कि एक प्रैक्टिकल वीडियो हो। एंड लिटरली बिलीव करो कि जब तुम लोगों की ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे ना, या फिर इस सीक्वेंस वाले चैप्टर्स हो जाएंगे, तो तुम लोगों की फिजिक्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगी। जो मार्क्स तुम्हारे अभी बहुत कम आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट हो पाएगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर तुम लोगों को पीडीएफ वगैरह या फिर तुम लोगों की कोई भी पर्सनल लेवल पे क्वेरी है तो मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। और ज़रूर से तुम लोग ये कमेंट करना जो भी तुम लोगों के डाउट हो या फिर सजेशन हो, मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को किस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत। तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो योर सजेशंस या फिर डाउट्स जो भी हैं तुम्हारे। और बाकी अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा तो तुम लोग लाइक भी कर सकते हो। और बाकी ऐसे ही कुछ और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर मेरे से देखने के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और बाकी यार, टिल देन बाय। Yo, stay focused, man's on a mission. Wavy like the ocean, ain't got time for inhibition. Eyes on a prize, lock it in your vision. Straight up, man, that's gotta make a decision. Stay focused, man, I gotta go. Can't be going backwards, I can't be going slow. Gotta take the lead and I